एनालिसिस मुझे ये कहता है कि निश्चित रूप से केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। फंस गए हैं? नहीं, हार रहे हैं। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आप फंसने की बात कर रहे हैं, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। चुनाव हार रहे हैं। रीजन इस बार किसकी नैया पार लगाएगी और यमुना कितनी किसके लिए जहरीली साबित होगी, क्या कहें? तो निश्चित रूप से यमुना वो नदी है जो दिल्ली को पानी देती है। बिल्कुल। और यमुना की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का पानी यहाँ पे, गंदगी कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल। अब धीरे धीरे ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है दिल्ली का इस बार? देखिए, फाइट बड़ी ज़बरदस्त रही है और पसीने छूटे हैं। मैं कहूँगा केजरीवाल जी के पसीने छूटे हैं, खूब पसीने छूटे हैं। ये लगा कहीं ना कहीं कि कांग्रेस जिस प्रकार की फाइट की उम्मीद कर रहे थे वो फाइट उतनी नहीं कर पाए। 12 लाख रुपए तक का जो स्लैब किया गया है उसका असर दिल्ली के चुनाव पे बहुत बड़ा पड़ने वाला है। इसको दिल्ली के चुनाव पे भी, मैं बिहार के आगे भी देखेंगे। हाँ। लेकिन अभी ये कि दिल्ली चुनाव बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और इसका बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा लाभ आपको, किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा, यानी कि आपका भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दिल्ली का चुनाव देखिए अपने पूरे शबाब पर है और बड़ा सवाल ये है कि 8 फरवरी को दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। क्या एक बार फिर से सत्ता में आम आदमी पार्टी वापसी करेगी या बीजेपी चुनाव जीतेगी 27 सालों बाद, या कांग्रेस का जो दिल्ली में सूखा है वो खत्म होगा। इन सभी विषयों पर बात करेंगे और ताजा हालात पर बात करेंगे। मेरे साथ निपुण आलम बायन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निपुण जी बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। निपुण जी, अब चुनाव प्रचार को खत्म होने में 2 दिन का वक्त बचा है। बिल्कुल। 2 फरवरी और 3 फरवरी जी। अब धीरे धीरे ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है दिल्ली का इस बार? देखिए, फाइट बड़ी ज़बरदस्त रही है और पसीने छूटे हैं। मैं कहूँगा केजरीवाल जी के पसीने छूटे हैं, खूब पसीने छूटे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों से देखा, लोगों ने देखा भी, समझे भी। पर मैं एक चीज़ फील कर रहा था कि कांग्रेस एक अच्छी फाइट करेगी। पर मुझे ये लगा कहीं ना कहीं कि कांग्रेस जिस प्रकार की फाइट की उम्मीद कर रहे थे वो फाइट उतनी नहीं कर पाई जितनी हम फाइट की उम्मीद कर रहे थे। तो उसका अगर देखिए मैं एक कैलकुलेशन करूं पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से कि मुझे ये था कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ था। उसका परिणाम था कि आम आदमी पार्टी इतनी बार से और लगातार क्या थी, आपका इतनी हैवी मेजोरिटी से आ रही थी। अगर कांग्रेस अच्छी फाइट करती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या था कि आपका बीजेपी को उसका एज मिलता और बीजेपी को एज मिलता और यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट बढ़ जाता। लेकिन इस बार ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाया। कुछ एक सीटों की अगर हम बात करें, 2-4 सीट की हम बात कर सकते हैं, पर लेकिन मुझे उतना प्रभाव नहीं दिखाई दिया कांग्रेस का जो होना चाहिए था। ठीक है। इधर क्या था कि केजरीवाल जी ने भी कोशिश की कि बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया। और बीजेपी का आप जानते हैं वोट बैंक क्या है। बीजेपी का जो वोट बैंक है भाई आपका एक मिडिल क्लास है या अपर कास्ट को आप कह लीजिए। तो जो उन्होंने ग्रंथि को लेकर बात करें, इसके अलावा हम बात करें ग्रंथि के अलावा हम बात करें आपका जैसे उन्होंने ये क्या नाम आपका पंडित के लिए बात किया, तो वो जो सब बातें उन्होंने की, मुझे लगता है कि उसका जो परिणाम, उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दे सकता है कि जो केजरीवाल जी ने कोशिश की करने की। पर मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि इस बार बीजेपी ने अच्छी फाइट की है। इधर आपका केजरीवाल जी को पसीने छूटे हैं। तो परिणाम के बारे में अभी बड़ा इस बार के ना, और मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात अभी जब आपने बात कही कि मुझे कैसा लग रहा है कि इस बार वोटर जो है ना बहुत साइलेंट भी है। 2 तरह के वोटर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं। एक तो होता है मुखर करके आना कि भाई हम इनके साथ हैं, वो तो है, थोड़ा बहुत है। लेकिन एक साइलेंट वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक है जो इस बार काफ़ी साइलेंट रहा, वो बोल नहीं रहा है। अब हम देखते हैं उसका रिजल्ट। लेकिन आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई, आज बजट पेश हुआ है हमारा और बजट में आपने देखा कि बीजेपी ने मिडिल क्लास को टारगेट किया है, पूरी तरह टारगेट किया है। और मिडिल क्लास को अगर टारगेट किया है तो मुझे ये उम्मीद है कि मिडिल क्लास बात को समझेगी और इस बार 5 फरवरी को वो आएगी वोट डालने। तो इस बजट का असर हम माने कि बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि खास करके मिडिल क्लास को, और जो ये 12 लाख रुपए तक का जो स्लैब किया गया है
उसका असर दिल्ली के चुनाव पे बहुत बड़ा पड़ने वाला है। बिल्कुल, मैं इसको दिल्ली के चुनाव पे भी, मैं बिहार के आगे भी देखेंगे। हाँ। लेकिन अभी ये कि दिल्ली चुनाव बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और इसका बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, लाभ आपको किसको मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, यानी कि आपका भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला इस वाली बात का। देखिए बात क्या थी ना, मिडिल क्लास गुस्से में रहती थी हमेशा, हमारे लिए कुछ होता नहीं है, हमारे लिए कोई पार्टी कुछ नहीं करती है। ठीक है, वो बीजेपी को लाइक करती थी कि नहीं भाई बीजेपी एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, फिर एक हिंदुत्व का एजेंडा आप मान लीजिए उसकी बात करती है, वो इसलिए उसको लाइक करती थी, लेकिन वोट देने में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन इस बार उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट हुआ अभिषेक जी, और जब इकोनॉमिकल बेनिफिट किसी एक वर्ग को होता है ना, तो वो एक उसको सोचता है। आप सोच रहे हैं मिडिल क्लास 12 लाख से कम में कोई टैक्स नहीं होना, इसका मतलब एक मैं आज ये डाटा देख रहा था, हमारे यहाँ टोटल जो वो आपका जो कहते हैं हम लोग जो करदाता हैं 2 करोड़ है, और जैसे ही 1 लाख से कम का जीरो किया इन्होंने तो तत्काल 1,80,00,000 आपके आउट हो गए। आप सिर्फ 20 लाख आपके क्या करदाता है। तो जो 1,80,00,000 आउट हुए और उसमें बड़ी संख्या किसकी, मुंबई और दिल्ली की है, दिल्ली मुंबई की। तो वो वोट बैंक प्रभावित करेगा, निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। और हम देखें जो 12 लाख से ऊपर का भी आपका स्लैब है उसमें भी काफी छूट है। अच्छा। आप उसको देखेंगे जो 15 लाख तक का जो अगला स्लैब बनाया है, तो उसमें भी आपको देखें 60-70 हजार बच जाएगा पहले के मुकाबले, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यानी कि हर तरह के वर्ग को टारगेट किया गया है। जो मिडिल क्लास अगर साल के 12 लाख 15 लाख कमाता है उसके लिए बहुत बड़ा फायदा इस बजट से है, उसका असर पड़ेगा। साथ ही एक निपुण जी अभी आपने बात कही कि कांग्रेस ने फाइट उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फाइट में कुछ सीटों पर तो बहुत जबरदस्त दिखी है। हाँ। और उसमें क्या हम माने कि अरविंद केजरीवाल की ही जो सीट है, संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के लिए वो चुनौती पेश कर दी है जो हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाए। देखिए मेरा एनालिसिस मुझे ये कहता है कि निश्चित रूप से केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। फंस गए नहीं, हार रहे हैं। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आप फंसने की बात कर रहे हैं, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। चुनाव हार रहे हैं, रीजन संदीप दीक्षित ने चुनाव प्रचार किया, बिल्कुल, और अच्छे से प्रचार किया, बिल्कुल, और चुनाव इतना अच्छे से प्रचार किया है, वो घर घर डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हाँ। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उन्होंने बीजेपी वाले जो वोट बैंक है उधर प्रचार नहीं किया है। आप देखें तो नई दिल्ली का है 18,000 वोटर और ब्राह्मण वोटर हैं। ओके। अगर संदीप दीक्षित वहाँ भी जा जाके आपको करते प्रचार, लेकिन एक गली में नहीं गए वो, जो मुझे रिपोर्ट है, एक गली में नहीं गए। तो यानी कि बीजेपी को उन्होंने टोटल वोट बैंक का कह दीजिए शिफ्ट दे दिया। कहाँ जा रहे हैं, जो आपका पहला परंपरागत कांग्रेस का वोटर होता था, यानी कि दलित और मुस्लिम, उस एरिया पे जा जाके उस पर जा जाके वो क्या कर रहे हैं, बार बार इंगित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित उसको फोकस कर रहे हैं, उस पूरे वोट बैंक को शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। निपुण जी, इस चुनाव में यमुना को लेके भी बहुत सारी बात हुई है जी। यमुना के तीरे हम हैं, जरा सा चलें यमुना के पास। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो देखिए निपुण जी, बात जैसे यमुना को लेकर के हम लोग कर रहे हैं और उसी ब्रिज पे हैं। यमुना इस बार किसकी नैया पार लगाएगी और यमुना कितनी किसके लिए जहरीली साबित होगी, क्या कहें? देखिए यमुना की हम ब्रिज पे आए भी हैं और सामने हमारे यमुना भी है। आइए उधर ही खड़े होकर उधर ही खड़े होते हैं। हाँ। जब हम यमुना की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यमुना वो नदी है जो दिल्ली को पानी देती है। बिल्कुल। और यमुना की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का पानी यहाँ पे, गंदगी कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल। कितना ज़्यादा आपको गंदगी देखने को मिलेगी। अगर हम उस स्थिति को देखते हैं तो निश्चित रूप से दिल्ली में इस बात का रोष तो है ही लोगों के बीच में कि यमुना का पानी साफ आपका नहीं है। एक बड़ा देखिए राजनीति में क्या होता है ना, ठीक है आप कुछ भी बोलें, लेकिन कभी ऐसा बात ना बोले जो सीधा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट डाले। बिल्कुल। जो उन्होंने वो बात कही केजरीवाल जी ने, जहर वाली बात, ये बात इतनी मतलब थोड़ी चुभने वाली बात है। आप एकदम कह रहे हैं कि लोगों को मारने की बात है। साजिश साहब कह रहे हैं। क्या कोई भी पॉलिटिशियन
कितना भी आप कहें, कुछ भी कर ले, लेकिन क्या ऐसा सोच सकता है कि पब्लिक को आप मार दें? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो सीधा कह रहे हैं कि नरसंहार हो सकता है। आप सोच सकते हैं बात को? तो कितने लोग मर मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। तो राजनीति में कम से कम इस बात की गुंजाइश तो रखनी चाहिए कि आप बोलते समय क्या बोल रहे हैं। अब बात ये है कि इस बात को लोगों ने कितना पकड़ा और कितना लोग इसमें समझे कि किस प्रकार की राजनीति वो कर रहे हैं। और उसके बाद जो एग्रेशन था बदले में, वो एग्रेशन बड़ा खतरनाक था। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि यमुना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, यमुना का पोल्यूशन का मुद्दा। इसके बाद हम बात करें आपका वायु प्रदूषण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा हम देखें जो सड़कों की स्थिति है और सड़कों पे जो पानी भराव की। लेकिन आपने एक बात की नोटिस अभिषेक जी, केजरीवाल जी की एक आदत है, कोई भी समस्या हो वो अपने ऊपर लेते नहीं है। बिल्कुल, या तो सेंटर या बराबर के स्टेट। पंजाब अब दिक्कत नहीं, पंजाब से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। अब हरियाणा से दिक्कत है, उत्तर प्रदेश से दिक्कत है। यही हमने जब दिल्ली में है तो पॉलिटिड है, यहाँ से 50 सेकंड आगे बढ़ती है, सही हो जाती है। कैसे हो जाता है? बिल्कुल कैसे हो जाता है? आज आप देखिए, आप छोड़िए सब गिराटों को छोड़िए, मैं ये पूछता हूँ कि दिल्ली का जितना गंदा पानी है, चाहे वो केमिकल वाटर्स है या घर का गंदा पानी है, कहाँ पर जा रहा है? आपको कोई व्यवस्था दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, कुछ नहीं। जब नहीं है तो फिर आप कहाँ जा रहे हो पानी? तो सब दिख रहा है भाई। या तो आप कोई पैडलर कैनल बनाते हैं कि उससे गंदा पानी आपका जा रहा है, निकल करके आप बाहर निकाल रहे हैं, या फिर आपको ट्रीटमेंट प्लान वो आपके पास नहीं है। तो जब आपके पास वो नहीं है तो कैसे? और मैंने एक बड़ी बात नोट की थी, केजरीवाल जी ने कहा कि अतिशी जी ने कई बार फ़ोन किया नवाब सिंह सैनी जी को। उन्होंने फ़ोन उठाया पहले तो, और फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और उन्होंने बताया कि 1 ppm जो था लेवल था, तब से कॉल करना शुरू किया। मैंने उन पर क्वेश्चन उठाया, मैंने ट्वीट भी किया उस पर। मैंने कहा साहब ये बताइए, 1 ppm जो आपका था, क्या सरकारी कोई भी कार्य ऐसे टेलीफोनिक होता है, वो भी इतना सिंसियर, इतना सेंसिटिव मुद्दा? आपको मेल करना चाहिए था, बिल्कुल पत्र व्यवहार करना चाहिए था, चिट्ठी लिखनी चाहिए था। आप तो चिट्ठी के मास्टर लोग हैं, छोटे बच्चों चिट्ठी लिखते हैं, यहाँ पे चिट्ठी क्यों नहीं लिखी है? इसका मीन डैट आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप उसका रिकॉर्ड कोई पूछ नहीं पाएगा, कोई नहीं मांग नहीं पाएगा। तो आपने फोन की बात कर दी, यानी कि आप झूठ बोल रहे थे। और इतना मैं कह रहा हूँ, जब 1 ppm इतना हाई लेवल होता है और 7 करोड़ के पास पहुंच रहा है, तो आप सोचिए आप कितने इनसेंसिटिव है। आपके अंदर कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं, इसका मतलब आपके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं। लोग मर जाएंगे, मरते रहे, लेकिन आपकी राजनीति चलनी चाहिए। आप वेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 5 दिन में बढ़ा है, तो आप 7-8 दिन तक वेट कर रहे थे कि दिल्ली वाले मरेंगे तब हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे, तब हम कहेंगे दिल्ली में जहर मिल गया। तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि देखिए, राजनीति में आप कुछ भी करें, लेकिन इस प्रकार के मुद्दे नहीं बनने चाहिए, इस प्रकार भाषा प्रयोग ना हो। कल को ऐसा ना हो कि कल को आपको लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं। और एक बड़ी बात मुझे याद आई, ये वही केजरीवाल है ना, जब कश्मीर का मुद्दा आया था, कश्मीर फाइल का, इन्होंने उसके लिए क्या किया था संसद में, वो अपनी विधानसभा में। और आज एक डॉक्यूमेंट्री के सड़क पे खड़े हुए थे, सड़क पे खड़े थे कि डॉक्यूमेंट्री, वो वाकई व्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, लेकिन इनकी आज़ादी थी। और जो इनके द्वारा एक पक्ष बनाई गई थी, वो जो बनाई गई थी डॉक्यूमेंट्री, केवल वन साइड दिखाया गया, दूसरी साइड नहीं ना, लेकिन वहाँ पे दूसरी साइड भी थी मूवी के अंदर, उसमें आप ये कह रहे थे। तो ये जो आखिरी सवाल मैं लूँगा बस, क्या शुचिता जो सियासत में कहते हैं, उसकी बात करते करते अरविंद केजरीवाल ने शुचिता को ही भुला दिया है? नहीं, देखिए, शुचिता मैं मानता हूँ, शुचिता का एक बाहरी आवरण था। एक मैं इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक IRS रहा हो कोई व्यक्ति, उनकी पत्नी भी अधिकारी उसी रैंक की, मम्मी पापा भी उनके एक अच्छी पोस्ट पर थे। वो व्यक्ति मफलर बांधता है, पैरों में सॉक्स डालता है और सिल्वर पहनता है। ये बात कोई भी व्यक्ति हजम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। यानी कि आप पहले से ही जानबूझ के आप ये कर रहे थे, आपका एक बाहरी आवरण था। पब्लिक के पास लोगों ने ये भी कहा है कि जब वो अचानक से शर्ट पहन करके आए तो बटन यहाँ लगा होना चाहिए, तो एक बटन यहाँ लगा, एक बटन यहाँ लगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हम IAS अधिकारी मैं नहीं हूँ, नहीं, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ तो मैं भी मेंटेन करता हूँ। बिल्कुल, आपने जानबूझ कर, ये स्लीपर कौन पहनता है? मैं कहूँगा आप ये ऑटो चलाने वाला भी होगा ना, तो वो भी शूज पहनता है। बिल्कुल, आप जानबूझ के बदतमीजी कर रहे थे। ये बदतमीजी थी कि आप दिखा रहे थे लोगों के इमोशंस को। आपने लोगों के इमोशन के साथ खेला है। मैं मानता हूँ इन्होंने लोगों के इमोशन के साथ खेला है, कोशिश की है। आम आदमी तो वो है जो आज भी सड़कों पे घूम रहा है। अब वो स्लीपर, वो भी जूते पहनता है, वो भी मोहल्ला बांधने का अलग तरीके से बांधने का। क्या आप उस लेवल के थे? IRS होने के बाद में आप सोचेगा, मैं जो बात इंगित कर रहा हूँ, ये मतलब मजाक था, मजाक बना दिया अपने पॉलिटिक्स का। आप लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। अब ठीक है, उस इमोशन में लोग निकल गए, जब भी हो गए, लेकिन आज तो पब्लिक समझेगी। यमुना वाली ही बात जब आई तो ये कहते हैं फांसी दे दोगे क्या? भाई आप गलत बोल क्यों रहे हो?
आप खुद देखिए, जितने पॉडकास्ट आपने देखे केजरीवाल जी के, क्या कह रहे हैं, यमुना के मुद्दे वोट थोड़ी पड़ता है। किस मुद्दे पड़ेगा? पानी मुद्दा नहीं है भाई। सबसे बड़ा व्यक्ति मुद्दा के है। जीवन का 3 चीज आपके चाहिए। पहला ऑक्सीजन, दूसरा वाटर, तीसरा फूड। बिल्कुल। आप दूसरा जो आपका नेसेसरी उसी को आप है, गायब कर आप दे कह रहे हैं कि पानी कोई मुद्दा नहीं है। व्हाट इज दिस? पानी टैंकर का मुद्दा नहीं है कि आपको पानी की सप्लाई कम हो रही है, बाढ़ आ जा रही है कि वहां से पानी आ गया, पानी मुद्दा नहीं है। हद हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इस चलिए तरह की देखिए निपुण जी, अब देखते हैं कि जनता क्या डिसाइड करती है और किस तरीके से दिल्ली में वोट पड़ता है। ये सबसे अहम होगा देखना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और इस यमुना को साफ करने वाला शायद कोई आ जाए, हम यही उम्मीद ईश्वर करें। से प्रार्थना करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एनालिसिस मुझे ये कहता है कि निश्चित रूप से केजरीवाल फंस चुनाव गए। हार रहे हैं। फंस गए। नहीं, हार रहे हैं। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आप फंसने की बात करें, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। वो चुनाव हार रहे हैं। रीजन इस बार किसकी नैया पार लगाएगी और यमुना किसके लिए जहरीली साबित होगी, क्या कहें? तो निश्चित रूप से यमुना वो नदी है जो दिल्ली को पानी देती है। बिल्कुल। और यमुना की स्थिति आप देखे रहे हैं कि किस प्रकार का पानी यहाँ पे, गंदगी कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल। अब धीरे धीरे ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है दिल्ली का इस बार? देखिए, फाइट बड़ी ज़बरदस्त रही है और पसीने छूटे हैं। मैं कहूँगा केजरीवाल जी के पसीने छूटे हैं, खूब पसीने छूटे हैं। ये लगा कहीं ना कहीं कि कांग्रेस जिस प्रकार की फाइट की उम्मीद कर रहे थे, वो फाइट उतनी नहीं कर पाई। 12 लाख रुपए तक का जो स्लैब किया गया है, उसका असर दिल्ली के चुनाव पे बहुत बड़ा पड़ने वाला इसको है। दिल्ली के चुनाव पे भी, मैं बिहार के आगे भी देखेंगे। हाँ। लेकिन अभी ये कि दिल्ली चुनाव बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और इसका बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, लाभ आपको किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा, यानी कि आपका भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।